सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में। बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स को प्रैक्टिस करने के लिए आज हम पाइथन का IDLE शेल यूज करेंगे। IDLE को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हमने IDLE को ओपन कर लिया है और हमारे पास टोटल 7 ऑपरेटर्स आते हैं पाइथन में। और उन 7 ऑपरेटर्स में से सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक ऑपरेटर डिस्कस करते हैं जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेटर। लेकिन ऑपरेटर्स की टाइप को डिस्कस करने से पहले हम ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हम किसी भी एक्सप्रेशन को अपने प्रोग्राम में राइट करने के लिए ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। जैसे हमने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन राइट करना है अपने प्रोग्राम में तो हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। और ऐसे ही हमारे पास बहुत तरह के ऑपरेटर्स आते हैं पाइथन में। ऑपरेटर्स बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन को राइट करने के लिए हम यूज करते हैं और टोटल 7 टाइप्स के ऑपरेटर आते हैं हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उन 7 टाइप में से सबसे पहली टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में कमेंट राइट करने के लिए आप हैश सिंबल को यूज कर सकते हो। कमेंट क्या है कि जो हैश सिंबल के बाद जो भी लाइन राइट की जाएगी वो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो उसको रीड नहीं करेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। सबसे पहला है एडिशन ऑपरेटर, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, उसके बाद है डिवीजन ऑपरेटर, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, उसके बाद है मॉडुलस ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। और उसके बाद हमारे पास फ्लोर डिवीजन और इसके बाद हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आता है। अगर आपने C या C++ लैंग्वेज की होगी तो आपने इन 5 ऑपरेटर्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। लेकिन पाइथन में ये 2 जो ऑपरेटर्स हैं ये नए हैं। अब इनका क्या मतलब है, फ्लोर डिवीजन का क्या मतलब है कि अगर हम 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और उनका आंसर पॉइंट में आ रहा है तो अगर हम उन 2 नंबर्स के बीच में फ्लोर डिवीजन लगा देंगे तो जो पॉइंट वाला आंसर है वो हट जाएगा और सिंपली इंटीजर आंसर हमें मिल जाएगा। ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का काम है। और ये जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है ये बेसिकली पावर को निकालने के लिए यूज किया जाता है। अभी हम इन सभी ऑपरेटर्स की छोटी छोटी एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लस ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर राइट करेंगे 8 + 9 और हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अब आइडियली शेल का ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि आप यहाँ पर इन छोटे छोटे ऑपरेटर्स को यूज करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो नीचे हमें उस एक्सप्रेशन का आंसर मिल जाता है। अब हमने एडिशन ऑपरेटर को यूज कर लिया, हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। 9 - 2 इट इज 7 एंड मल्टीप्लिकेशन को भी यूज करते हैं। 6 × 2 विच इज 12 एंड अगर हम यहाँ पर डिवीजन को यूज करें तो यहाँ पर हम 6 / 4 तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.5। तो ये है डिवीजन ऑपरेटर का काम कि इस ऑपरेटर ने जो भी वैल्यू आएगी चाहे वो पॉइंट में हो चाहे वो डेसिमल मीन्स की इंटीजर में हो तो उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर देना है। लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन में फ्लोर डिवीजन लगा दें मीन्स की डबल स्लैश लगा दें तो अब आप देखना कि आंसर कैसे आता है। तो आप देख सकते हो कि सिंपली जो पॉइंट वाला आंसर था उसको इसने इंटीजर में रहने दिया मीन्स की पॉइंट को हटा दिया। ये डिफरेंस है डिवीजन ऑपरेटर में और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में। अब इसके आगे हम मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो 6 मॉडुलस 4 अगर करें तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो आता है 2। बेसिकली जो मॉडुलस ऑपरेटर है उसको हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। अब हमारा जो लास्ट ऑपरेटर बचा है अर्थमेटिक ऑपरेटर कैटेगरी का वो है एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है वो बेसिकली पावर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। सो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, अब इसको देखते हैं। सो अगर हमने 3⁻²² का आंसर निकालना है तो हम इसको कुछ ऐसे राइट करेंगे कि 3 जो है वो बेस होगा और उसके ऊपर जो पावर होगी वो 2 होगी। अब 3⁻², 9 आंसर हमें मिल चुका है। और ये सभी हमने अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया है, और ऐसे आप अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को एक्सप्रेशन को राइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास सेकंड ऑपरेटर की टाइप आती है, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर में आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर्स आते हैं। उनमें से सभी ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। अब हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सो ये जो सभी ऑपरेटर है ये बेसिकली बूलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं। बूलियन वैल्यू का मतलब कि या तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं और या ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये कैसे रिटर्न करते हैं, अब इसको देखते हैं। अगर हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन यहाँ पर राइट करें कि 9 इज लेस देन 2, इसकी वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो फॉल्स आई है, मीन्स की एक बुलियन वैल्यू आई है। सो ऐसे ही हम 9 इज ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर राइट करें 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, अब यहाँ पर जो 3 है वो इस इक्वल्स टू वाली कंडीशन को ट्रू कर रहा है, लेकिन इस ग्रेटर देन वाली जो कंडीशन है उसको फॉल्स कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लगा दिया है, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी ट्रू आएगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन लग चुका है। और इसके आगे अगर हम सेम ही एक्सप्रेशन में लेस देन लगा दें तो भी इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। और अगर हम यहाँ पर 4 राइट कर दें, अब इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि जो 4 है वो लेस देन नहीं है 3 से, वो ग्रेटर देन है। तो ऐसे आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। और ये जो सभी रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये बेसिकली बुलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अब जो हमारे लास्ट 2 ऑपरेटर्स बचे हैं रिलेशनल ऑपरेटर के, वो है इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखें 3 इज इक्वल टू 3, मीन्स कि क्या 3 की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा ट्रू, मीन्स कि जो 3 है वो 3 के इक्वल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 4 राइट कर दें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। सो किसी भी वेरिएबल की इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम डबल इक्वल्स टू को यूज करते हैं। अगर हम सिंगल इक्वल टू को यूज करते हैं तो वो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। सो किसी भी 2 वेरिएबल्स की इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑपरेटर बचा है रिलेशनल ऑपरेटर का, वो है नॉट इक्वल्स टू। अब अगर हम यहाँ पर 3 इज नॉट इक्वल टू 4 लगा दें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आएगी, क्योंकि जो 3 है वो 4 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 नॉट इक्वल टू 4 लगा दें तो इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। सो ऐसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और इन ऑपरेटर्स की जो वैल्यूज हैं वो बूलियन वैल्यूज होती हैं, और इन ऑपरेटर्स को आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज कर सकते हो कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। अब हमने रिलेशनल ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की टाइप्स को यहाँ पर राइट कर दिया है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास टोटल 3 ऑपरेटर्स आते हैं। फर्स्ट है एंड ऑपरेटर, सेकंड है और ऑपरेटर और थर्ड है नॉट ऑपरेटर। अब इन तीनों ऑपरेटर्स को
छोटी छोटी एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर बेसिकली अगर हमारे पास दो कंडीशंस हो कि हमने दो पैरामीटर्स को चेक करना हो और हम चाहते हैं कि दोनों पैरामीटर्स ट्रू हो, तभी वो कंडीशन ट्रू हो, तब हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो हम यहाँ पर सिंपली एग्जाम्पल सबसे पहले राइट करते हैं। यहाँ पर हम सिंपली एक एग्जाम्पल को राइट करते हैं जिससे आपको एंड ऑपरेटर के बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल ये है कि हम सबसे पहले एक कंडीशन राइट करते हैं कि 2 इज लेस देन 3, मीन्स कि जो 2 है वो लेस देन है 3 से। ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन यहां पर हमने एक एंड ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। अब हमने यहां पर राइट करना है सेकंड कंडीशन को। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि 1 इज लेस देन 2, जो कि बिल्कुल ट्रू है। ये जो दोनों हमने कंडीशन राइट की हैं ये दोनों ही ट्रू है। अगर हम यहां पर एंटर करेंगे तो इन कंडीशंस की वैल्यू आएगी ट्रू। लेकिन अगर हम यहां पर सेम ही एक्सप्रेशन को राइट करें और एक छोटा सा चेंज कर दें कि जो 2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 3 से, मींस कि ये जो हमने फर्स्ट वाली कंडीशन है इसको हमने फॉल्स कर दिया है, लेकिन जो सेकंड वाली कंडीशन है वो ट्रू ही है। अब हम यहां पर अगर एंटर करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। एंड ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो कंडीशंस हो और हम चाहते हैं कि दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए, तभी किसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाए। ये वर्किंग है एंड ऑपरेटर की। अब इसके बाद हमारे पास और ऑपरेटर आता है। और ऑपरेटर अगर हम इसी सेम एक्सप्रेशन में यूज करें तो और का मतलब है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। मींस कि इस और ऑपरेटर को दोनों कंडीशन ट्रू हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि हम अब एक्सप्रेशन में देखने जा रहे हैं कि जो पहली कंडीशन है वो फॉल्स है क्योंकि 2 की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है 3 से, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो ट्रू है, 1 की वैल्यू लेस देन है 2 से। अब अगर हम यहां पर एंटर करें तो इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी क्योंकि हमने इस और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर दिया है। अब इसके आगे हमारे पास आता है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये जो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है ये बेसिकली जो आंसर आता है उसको रिवर्स कर देता है। जैसे कि हमने पहले ही इस एक्सप्रेशन का आंसर देख लिया है जो कि ट्रू है, लेकिन अगर हम सेम एक्सप्रेशन के आगे नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगा दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो फॉल्स आ जाएगा। मींस कि अगर इस पैरेंथेसिस में किसी कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती तो ये नॉट उसको फॉल्स कर देता है। ये बेसिकली जो भी आंसर आता है उसको रिवर्स कर देता है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली बिट्स के ऊपर काम करने के लिए हम यूज करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली सबसे पहले इस 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और इस 4 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके ऊपर जो एंड ऑपरेशन है उसको अप्लाई करेगा। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली हम बिट्स के ऊपर काम करने के लिए यूज करते हैं। अब बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास एंड और एक्सॉर नॉट राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स आते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बिटवाइज ऑपरेटर की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में भी बताया है और बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। वो जो प्लेलिस्ट है वो बेसिकली सी लैंग्वेज में मैंने बनाई है, लेकिन अगर आपने सिर्फ बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझना है, इनकी वर्किंग को समझना है,
तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देख सकते हैं। आपको आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को 6 and 4 को एंटर करें तो यहाँ पर सबसे पहले 6 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया और फिर 4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया और उसके ऊपर जो एंड ऑपरेशन है उसको अप्लाई किया गया और जो भी आंसर आया उस आंसर को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया गया। सो बिटवाइज ऑपरेटर को डिटेल में समझने के लिए आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इन बिटवाइज ऑपरेटर की आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो अब हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर आता है जो कि है इक्वल टू ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि किसी भी वेरिएबल में अगर हमने किसी वैल्यू को असाइन करना है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। सो इसको यूज करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर राइट करेंगे b इज इक्वल टू 5। अब ये यहाँ पर क्या हुआ कि जो 5 वैल्यू है वो b वेरिएबल में असाइन कर दी गई असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद के साथ। और यहाँ पर अगर हम b राइट करें तो b की वैल्यू 5 आ चुकी है। मीन्स कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने b वेरिएबल में 5 वैल्यू को असाइन कर दिया है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेटर आता है जो कि है इक्वल टू ऑपरेटर। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी आते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या मतलब है कि हम अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कंबाइन करके भी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर को कंबाइन करके भी हम ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं अब इनको देखते हैं। सो अगर हम यहाँ पर जाते हैं b प्लस इज इक्वल टू 6 कर दिया जाए और एंटर करें और b की वैल्यू देखिए तो यहाँ पर b की वैल्यू अब 11 हो चुकी है। अब ये हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया है। मींस कि इसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को भी यूज किया है और असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यूज किया है। अब अगर हम इस पूरी लाइन की एक्सप्लेनेशन देखें तो ये कुछ ऐसे है कि b इज इक्वल टू b प्लस 6 कर दो। अब इस लाइन की जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह है कि b इज इक्वल टू b प्लस 6 कर दो। सो इसीलिए यहाँ पर b मीन्स कि सबसे पहले b में वैल्यू थी 5, अब उसमें 6 को ऐड कर दिया गया तो वैल्यू आ गई 11। सो ऐसे आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को भी डिस्कस कर लिया है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करने के बाद हमारे पास आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। और आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमारे पास टोटल 2 ऑपरेटर आते हैं जो कि है इज एंड इज नॉट। अब इन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को बेसिकली हम 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं और 2 वेरिएबल्स की वैल्यू के ऊपर कंपेयर नहीं करते, वैल्यू भी कंपेयर होती है और साथ ही उसकी मेमोरी लोकेशन भी कंपेयर होती है कि क्या दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू भी सेम है और क्या वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर्ड है या नहीं। अब इसकी एग्जांपल हम करते हैं कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर c इज इक्वल टू 4 कर दिया है और अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसमें मैं सेम ही वैल्यू मीन्स की 4 ही वैल्यू असाइन कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर c इज d राइट करूं तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। अब ये जो कंपैरिजन है ये सिर्फ वैल्यूज के ऊपर नहीं हुआ, ये इसकी मेमोरी लोकेशन के ऊपर भी हुआ। कैसे हुआ? अब मेमोरी लोकेशन को देखने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं id। अब अगर हम c वेरिएबल की id देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक रैंडम नंबर आ चुका है। और अगर हम d वेरिएबल की भी id देखें तो आप देख सकते हो कि सेम ही id आई है। मींस कि इसका मतलब ये है कि जो c एंड d दोनों वेरिएबल्स हैं ये सेम ही मेमोरी लोकेशन के ऊपर भी स्टोर है और इन दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो इसीलिए इस c इज d एक्सप्रेशन ने हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न की है।
तो अगर हम यहाँ पर डी की वैल्यू 8 कर दें और सी की वैल्यू हम 4 ही रहने दें, सी की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो 4 है और डी की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो अब हम अगर C इज D को अप्लाई करें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी फॉल्स। और अगर हम अब ID देखें C वेरिएबल की, वो तो वही है, लेकिन अगर हम ID ऑफ D देखें तो आप देख सकते हो कि उनकी जो ID है, D वेरिएबल की जो ID है वो चेंज हो चुकी है, इसीलिए इस आइडेंटिटी ऑपरेटर ने हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न की है। तो इज नॉट भी बेसिकली सेम ही काम करता है, वो इसको रिटर्न कर देगा क्योंकि दोनों की आईडी सेम नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर राइट करूं सी इज नॉट डी, मीन्स कि दोनों की आईडी सेम नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये ट्रू हमें रिटर्न कर देगा। सो ये है वर्किंग आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। अब सभी ऑपरेटर्स को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो लास्ट ऑपरेटर बचा है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। और मेंबरशिप ऑपरेटर को बेसिकली हम स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग क्या है? एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि हमारा नेम है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अगर हम अपने चैनल के नेम की बात करें, उसमें जीत कोड मीन्स की सभी जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के ग्रुप को हम एक स्ट्रिंग बोलते हैं। और मेंबरशिप ऑपरेटर को हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में चेक करने के लिए कि क्या इसमें कोई वो वाला कैरेक्टर है या नहीं। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग पास करते हैं, और स्ट्रिंग को पास करने के लिए हम डबल कोट्स को अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वेरिएबल में स्ट्रिंग राइट कर दूंगा जीत कोड। अब इस जीत कोड स्ट्रिंग को असाइन कर दिया गया है इस सी वेरिएबल में। अब अगर हमने चेक करना है कि इस जीत कोड में n कैरेक्टर है या नहीं, तो उसे चेक करने के लिए हम इन मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम सिंपली राइट करेंगे सबसे पहले कैरेक्टर जो कि हम चेक करना चाहते हैं कि स्ट्रिंग में है या नहीं। सो हम n को चेक करना चाहते हैं और हम राइट करेंगे n इन c। और इस मेंबरशिप ऑपरेटर की भी जो वैल्यू है वो बूलियन वैल्यूज में आती है, ट्रू या फॉल्स। सो जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि फॉल्स वैल्यू आ चुकी है, मीन्स की जो n कैरेक्टर है वो इस जीत कोड स्ट्रिंग में नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर n की जगह पे j राइट कर दें और अब एंटर करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रू वैल्यू आ चुकी है, मीन्स कि j जो कैरेक्टर है वो इस जीत कोड स्ट्रिंग में है। लेकिन अगर हम दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करें जो कि नॉट इन है, तो अब एंटर करें तो अब फॉल्स वैल्यू आ चुकी है, मीन्स कि हमने राइट किया है कि j नॉट इन c, बट j तो स्ट्रिंग में है। सो इसीलिए इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो फॉल्स आई है। और ये मेंबरशिप ऑपरेटर है जिसको आप स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो ये सभी ऑपरेटर्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। मैं होप करता हूं कि आपको सभी ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। और आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट टैब में पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर सकते हैं। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।